चलो देखो, आज हम देखते हैं बहुपदों के बीच शून्यक और गुणनखंडों के बीच में संबंध, यानी बहुपद के जो शून्यक होते हैं और जो गुणनखंड होते हैं उसके बीच गुणांक जो होते हैं उसके के बीच क्या करना, संबंध देखना। जैसे बहुपद हम 3 प्रकार के देखे थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात। बोलोगे तो ज्यादा लोग। रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है? द्विघात बहुपद का शून्यक और त्रिघात बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का अगर हम व्यापक रूप के बारे में बोले, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b। वही अगर द्विघात बहुपद के हम व्यापक रूप के बारे में, व्यापक रूप करने का मतलब इसका सामान्य रूप, यानी जिस रूप में ही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और वही अगर हम त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप के बारे में बोले तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ ab या abc या abcd मेरा क्या होता था? संख्यात्मक क्रम। और साथ में यहाँ एक चीज ये भी देना कि a बराबर a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर a बराबर 0 होगा तो 0 से x गुना हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा b। तो b x पे पावर 0 है ना, ये तो रैखिक नहीं हो पाएगा। यहीं पे अगर हम a बराबर 0 लेते हैं तो 0 गुना x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो मेरा केवल bx प्लस c बच जाएगा, तो x पे पावर 1 प्लस रैखिक हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b c d कुछ भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एक व्यापक रूप होता है। कल हम देखे थे, शून्यक निकाले थे, इसका शून्यक, इसका शून्यक, इसमें इसका एक शून्यक होगा, द्विघात का 2 और त्रिघात का 3। हम मान लेते हैं कोई मेरा क्या है, ये रैखिक बहुपद है। चूंकि जितना भी रैखिक बहुपद होगा कुल इसी के रूप का होगा, तो हम मानते हैं कि ये रैखिक बहुपद है जिसका शून्यक देखना, ax प्लस b का शून्यक हम क्या माने हैं? h, ठीक है ना, ये हम माने हैं। तो देखना यहाँ पे मान लिया जाए मेरा px है, तो px बराबर ax प्लस b है। क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, और उसको px के रूप में सूचित करते हैं ना। अब इसका शून्यक h है, इसका मतलब x की जगह अगर h रख दिए तो इसके जगह क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि इसका शून्यक ही है, इसका मतलब h रखेंगे तो मेरा ये क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी एक होगा कि अगर इस मतलब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अगर इसका शून्यक ये है तो पी ए बराबर या पी बी बराबर क्या होगा, तो अगर इस शून्यक ही है तो शून्यक के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज क्लियर कर लेना। अब यहाँ देखना, अगर जो मेरा ये है तो कहीं ना कहीं हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए एच प्लस बी, एक्स के जगह एच था, यहाँ भी एक्स के जगह, इसका मान मेरा क्या निकल रहा है? निकल रहा है ना। अब देखना, ए एच बी उस तरफ जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, और एच बराबर माइनस बी बाय ए होगा ना, होगा। अब देखना, मेरा बी क्या चीज है? अचर पद है। अचर पद मतलब समझता है ना, जिसमें चर नहीं है, इसमें चर नहीं है ना। एक्स पे पावर 0 के रूप में है तो इसका मान तो 1 हो गया, और 1 हो गया, ये भी तो अचर हो गया ना। समझ में आया? तो अचर पद, और देखो तो अचर पद माइनस के रूप में है, तो यानी अचर पद निगेटिव होगा। और ए क्या है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। समझ में ये चीज आया है? यानी रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो उस बहुपद के अचर पद का निगेटिव मान और उसके बटे में मतलब का एक्स का गुणांक होता है, ठीक ना। यानी अचर का निगेटिव और एक्स के गुणांक के अनुपात के रूप में होता है। समझ में आया? उसी तरह अगर हम द्विघात बहुपद का बात करें तो देखो मान लेते हैं, जिसे हम कल एक समीकरण माने थे, मेरा क्या था? 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये था ना। हम इसी पे आज फिर देखते हैं। हम इसका अगर गुणनखंड निकालते तो हम कल बताए थे मने मन फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को क्या कर देना, तो गुना करेंगे। तो पहले 3 गुना करने का 3 कंडीशन, पहला चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ, संख्या का गुना संख्या के साथ, और अल्फाबेट का गुना अल्फाबेट के साथ। कहने का मतलब क्या है? चिन्ह का गुना चिन्ह के साथ, नंबर का गुना नंबर के साथ, और चर पद का गुना चर पद के साथ। और चर पद का गुना करने में क्या है, एक उसका रूल होता है कि हम उसे डायरेक्ट गुना नहीं करते हैं, गुना के रूप में है तो पावर को जोड़ देते हैं,
भाग के रूप में है तो पावर को घटा देते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पर पहले चिन्ह का करते हैं, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस। सात दूनी यहाँ एक्स पे स्क्वायर और यहाँ एक्स पे कुछ नहीं तो एक्स पे पावर 0। अब हम बताए ही थे कि गुना में इसका नियम है कि एक्स 2 + 0 हो जाएगा तो एक्स पे पावर 2 यानी 14x² हो गया। अब इसी 14x² को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने पर -14x² ही रहे, गुना करने पर यही रहे, लेकिन जोड़ने या घटाने पे +5x आ जाए। यानी कि फर्स्ट और थर्ड को गुना करने के बाद हम उसे इस तरह से तोड़ते हैं, उसका गुणनखंड इस तरह से करते हैं कि सेकेंड के बराबर आ जाए। तो 14 को अगर हम तोड़ेंगे, कल देखने भी थे, 14 को अगर हम तोड़ते हैं 2 और 7 आए, 2 में 7 घटाएंगे 5 आएगा मेरा 5। और अगर जो हम 2 में 7 में 2 घटा रहे हैं तो 2 माइनस में होगा, घट रहा है तो गुना करने के बाद भी -14। तो यानी सिंपल सी, लेकिन हाँ ये सब जो भी प्रोसेस करेंगे वो कहाँ करेंगे, मन में ही कर लेंगे या रफ पेज में करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं। अब देखो हम इसे लिख सकते हैं 7x² प्लस 7x - 2x - 2, सब कुछ वही लिखाता है, लेकिन 5x जो है यानी बीच वाला टर्म को उसके गुणनखंड के रूप में जो तोड़ के लाते हैं ना वो लिखते हैं। क्लियर। अब ये मेरा सही है या गलत, यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हो। इसकी चूंकि इसको देखो तोड़े भी हैं तो इससे कोई मतलब नहीं, इसको तोड़े भी हैं तो इससे भी कोई मतलब नहीं, ई तोड़े है ना। अब यहाँ चेक करेंगे, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, गुना कर देंगे तो क्या होगा माइनस होगा ना। अब यहाँ देखना फर्स्ट और थर्ड को गुना करते हैं, माइनस और प्लस, माइनस हो गया ना। सद्दुनी, यहाँ भी सद्दुनी, यहाँ x² और x पे पावर 0, x² ही रह जाएगा। और यहाँ देखना x² होगा। क्लियर, समझ में आ रहा ना। अब देखना प्लस 7x - 2x तो कितना होगा +5x, तो क्या बीच वाला आ गया, यानी ई दोनों टर्म से केवल ई दोनों, तो यहाँ देखना कुल 4 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, ठीक है ना। तो ये जो सेकेंड बीच वाला है मेरा सेकेंड और थर्ड पद है, उससे हम देखते हैं गुना करने पर फर्स्ट और थर्ड के बराबर आ जाता है। जोड़ने या घटा जरूरी नहीं कि हम घटेबे करें, कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि हमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने पर क्या है सेकेंड के बराबर है। क्लियर। तो इसका मतलब ये मेरा सही है। सेकेंड जब हम चले, सेकेंड सही है गलत पता किससे चलेगा, थर्ड, सेकेंड और थर्ड टर्म से, समझ में आया। अब इसके आगे अब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं सेम जब मिलता है तो हम कॉमन ले लेते हैं, सेम मिलता है तो कॉमन। जैसे यहाँ देखो 7, यहाँ भी 7 को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब हम कहते हैं ब्रैकेट से बाहर रखते हैं उसको, यहाँ भी x यहाँ भी x तो x मिलेगा, लेकिन x² है तो वो x बच गया ना, तो यहाँ अब फिर चिन्ह प्लस का है प्लस, यहाँ तो x भी आ गया और 7 भी, लेकिन कोई भी संख्या रहे एक का तो गुणनखंड होता है ना, तो यहाँ कुछ रहे नहीं रहे, बचा हुआ क्या है 1 है। समझ में आया। यहाँ भी देखो माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस ले लेंगे कॉमन, दो ले लेंगे कॉमन। अब x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है ना, तो यहाँ पर x बच गया, और यहाँ से जब माइनस निकालेंगे तो बचा क्या प्लस, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस करते हैं। और दूसरी बात 2 को जब बाहर कर लिए तो यहाँ भी 1 बच रहा है, क्योंकि देखो हम लोग कहावत भी सुनते हैं ना, कोई गलत करता है तो बोलता है ना, कोई देख रहा है ना देख रहा, भगवान देखता है, वही बात है, यहाँ कुछ रहे न रहे 1 जरूर रहेगा, यानी भगवान यहाँ इसके लिए 1 हो गया, ठीक ना। अब देखो आगे देखते हैं, अब इससे हम पता कैसे करेंगे मेरा सही है गलत, तो देखेंगे पहले ब्रैकेट वाला जो आया वो सही है मेरा 1 है या नहीं, मतलब दोनों सेम चीज है या नहीं, सेम है सही है। या इसको एक और तरीका है चेक करने का, करना देखो इसके आगे भी प्लस, x के भी आगे प्लस, क्योंकि कुछ नहीं इसका मतलब प्लस है ना, तो प्लस गुना प्लस प्लस, 7x गुना x 7x², फिर देखो प्लस गुना प्लस प्लस 7x गुना 1 7x, सही। अब -2 गुना x -2x प्लस माइनस माइनस 2 इकाई, सही है ना। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ देखना जब दोनों में 7 था 7 को बाहर किए ना, अब यहाँ भी ई चूंकि अब ई जो बन गया वो मात्र 2 ही टर्म है, अब 2 टर्म है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ही, और यहाँ जब गुना करेंगे तब फिर इससे 4 टर्म बनेगा, लेकिन अभी तो 2 ही टर्म है 4। तो अब देखना इसमें ये और इसमें दोनों मिल रहा है ना, तो अब इस दोनों को बाहर कर लेंगे, x + 1 को बाहर कर लेंगे, फिर नया देखो अब 7x तो यहाँ पर बच रहा है, यहाँ जिस तरह हम बाहर की x बचा तो x लिख दिए थे ना, तो यहाँ 7x बच रहा है तो इसको लिख देंगे, इस बार -2 इधर बच रहा है, समझ में है। ये गुणनखंड हुआ। अब हम क्या निकालेंगे इसका शून्य, अतः px को ऐसे ही बताते क्वेश्चन तब लिखे, 0 के बराबर करने। हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 के बराबर क्यों करेंगे, जब भी हम मान रखेंगे x की जगह तो 0 की ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा,
ठीक ना। तो देखो पी एक्स मेरा क्या आ गया, चूंकि ई सब जो भी था पी एक्स के ही रूप में होता है, पता है ना। तो ई टोटल तो मेरा पी एक्स ही है ना, यानी इसके बराबर शून्य कर देंगे तो मेरा क्या आ गया, एक्स प्लस 1 इंटू 7x माइनस 2 बराबर 0। यानी कह सकते हैं हम x प्लस 1 बराबर 0 और 7x माइनस 2 बराबर 0। जब उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ देखना 7x बराबर 2 उगल जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस होगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखना x बराबर 2/7। क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर है ना, तुम लोग का क्लियर है। चलो अब प्रश्न ये है, इसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच हम क्या रखते हैं, संबंध करते हैं। तो देखना है अपनी, हम जानते हैं द्विपद जितने भी होते हैं सबका कितना शून्यक होता है, 2। तो हम लोग मान के चलते हैं कि द्विपद का जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा होता है। मान के चलते हैं अल्फा और बीटा होता है। चूंकि इससे एक फॉर्मूला निकलता है तो अभी हम उस पहले फॉर्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे, ठीक है ना। अभी हम इसका कोई जरूरत नहीं है। देखना अब मेरा -1 निकला है ना, तो हम शून्यंकों का योग करते हैं। पहले क्या करें, शून्यंकों का योग करते हैं। शून्यंकों का योग करने पर, ठीक, देखना शून्यक मेरा क्या आ गया, पहला एक आ गया -1 प्लस दूसरा आ गया 2/7 आया ना। हम इसका योग करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 होगा लघुत्तम। तो 7 एक आए -7 जोड़ 2 बराबर -5/7। तो देखना यहाँ पर देखे थे कि h बराबर -b/a आया था, जस्ट इसी तरह ये भी होगा। 5 किसी का मान भी है इसमें, अरे b का मान है +5, यहाँ दिख रहा है। ये 7 a के रूप में है, 5 b के रूप में है और 2 c के रूप में। फर्क यहाँ 2 ना बल्कि -2 है। क्लियर ना। तो यहाँ पर देखो 5 किसके रूप का है, b के रूप का। तो यहाँ पर b मेरा, लेकिन b तो प्लस में यहाँ पर ही है और यहाँ क्या आ गया, और यहाँ 7 तो a है। समझ में आया। अब देखो यानी हम ये कह सकते हैं b जो है मेरा x² का, सॉरी b जो है x का गुणांक है, यानी -x का गुणांक अब बटे a मेरा x² का है, यानी x² का गुणांक। समझ में आया। अब शून्यंकों का गुणांक देखते हैं इस बार। शून्यंकों को गुना करने पर, चलो गुना करते हैं। तो -1 गुना 2/7 था ना, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा -2/, क्या 2 है किसी का मान, -2 है ना, -2c। देखो केवल 2 आता तो -c बोलते हैं, चूंकि यहाँ माइनस है वो प्लस आता, लेकिन -2 ही आ गया, इसका मतलब डायरेक्ट c का गुणांक है, यानी c। और a से साथ a है, यानी c मेरा क्या है, अचर पद का गुणांक, और a मेरा है x² का गुणांक। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखना कहने का मतलब मेरा क्या है, मान लेते हैं हम, माना कि अल्फा एंड बीटा द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c का शून्यक है। इसलिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करने का मतलब अल्फा और बीटा दो ही शून्यक है ना, तो क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बराबर क्या मेरा आया, शून्यकों का योग -b/a, यानी x का -x का गुणांक और x² के गुणांक का अनुपात। दूसरी बात, शून्यंकों का गुणनफल, यानी ये दोनों को गुना कर देंगे, चूंकि ये शून्यक है ना,
तो ई क्या मेरा आ गया था सी बाय ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्लियर हुआ? चलो ये तो क्लियर हुआ। अब देखना यहाँ पर द्विघात बहुपद में ये है और रैखिक बहुपद का ये है। प्रश्न ये है कि अब इसका यूज हम किस तरह से करेंगे, ये तो जान गए। मान लेते हैं कि कोई समीकरण दिया है कि कोई द्विघात बहुपद, देखो हम क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से मैथ में होगा, बनाना से तुम्हारा काम ही, हम कभी नवी थ्योरी बताते जा रहे हैं। द्विघात बहुपद पद का शून्यक कितना आया था मेरा, -1 तथा 2/7 है। आया था ना, एक -1 का दूसरा 2/7 आया था, प्लस 2 का ना। x बराबर एगो का मान -1 निकला और एगो का 2/7 है निकला था ना। द्विघात बहुपद का शून्यक -1 तथा 2/7 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद निकालेंगे कैसे, शून्यक तो दिया हुआ है ना। अब द्विघात बहुपद का शून्यक है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी मान लेते हैं अल्फा और बीटा होता तो -b/a होता, तो अल्फा की जगह -1 मान लिया और बीटा की जगह 2/7, तो ये भी तो जो निकलेगा वो -b/a ही होगा। समझ में आया? चलो अब निकालते हैं। 7 लघुत्तम -7 जोड़ 2 बराबर कितना होगा, -5/7। तो देखना -5/7 -b/a के बराबर है ना। दोनों का माइनस माइनस खत्म कर देते हैं। इसका मतलब a के जगह 7 होगा और b के जगह, इसका मतलब जहाँ ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद यही होता है ना। तो एक जगह क्या आ जाएगा मेरा, तो 7x² बनेगा और प्लस 5x बनेगा। अब c अभी भी बचा हुआ है, तो अब c कैसे निकालेंगे, तो गुणांक करके। शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं c/a होता है, यानी अचर पद और ये x² के गुणांक के अनुपात होता है। तो देखना यहाँ पर ही मेरा -1 और 2/7 है ना, ये दोनों का गुना करेंगे तो ये भी तो मेरा c/a के बराबर ही होगा ना। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, -2/7। इसका मतलब c के जगह -2 होगा। और फिर से देखो क्या एक जगह 7 आया है, अगर दोनों जगह एक बराबर आ गया तो सही है, अलग अलग आएगा तो फिर गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना। तो a तो मेरा 7 का 7 रह जाएगा, लेकिन c -2, तो यहाँ प्लस ना होके क्या इसी का शून्यक था ये दोनों। तो अगर ई देगा और शून्यक बोलेगा निकालने के लिए तो निकाल दोगे। अब ई नहीं देगा बल्कि शून्यक देगा और उससे ई बोलेगा निकालने के लिए तो निकाल दोगे। समझ में आया? यहाँ देखना रैखिक बहुपद का हम अगर एक शून्यक होगा जिसको अगर h मानेंगे तो डायरेक्ट शून्यक मेरा क्या -b/a हो जाएगा। क्लियर ना? क्योंकि इसका व्यापक रूप ही क्या होता है, ax प्लस b, तो डायरेक्ट b/-b/a है, जहाँ b मेरा अचर पद हो जाएगा और ये x का गुणा। साथ में अगर हम द्विघात बहुपद बोलते हैं तो इसका शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा को, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग, तो -b/a यानी कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, क्योंकि हम जानते हैं इसका होता है x² प्लस bx प्लस c। क्लियर? हाँ, सब में ध्यान देना कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और शून्यकों का गुणनफल बोलते हैं तो जब अल्फा और बीटा इसका शून्य है तो दोनों गुना करेंगे c/a यानी अचर पद बटे x² का गुना। उसी तरह अगर त्रिघात बहुपद का बात करें तो इसमें अल्फा बीटा और गामा को मानते हैं, हम इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं और इसको गामा। तो अल्फा बीटा और गामा तो तीनों को जब जोड़ देंगे तो -b/a हो जाएगा, यानी माइनस जो है मेरा, चूंकि इसका व्यापक रूप क्या होता है 1x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो हो जाएगा -b/a, यानी b तो मेरा x² का है तो -x² का गुना बाय x। अब शून्यकों को तीनों के एक साथ गुना नहीं करना है, दो दो करके गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा गुना किए फिर जोड़ देंगे, फिर अल्फा बीटा जिसे हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा है ना, तो दो दो करके करते हैं। तो पहले अल्फा बीटा करेंगे, अल्फा बीटा फिर जोड़ेंगे, फिर बीटा गामा करेंगे,
फिर जोड़ेंगे, फिर ये गामा और अल्फा का करेंगे, जोड़ देंगे तो सी बटे हो जाएगा। सी मेरा क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक बाय एक्स क्यू का गुणांक। और इसी तरह फिर तीनों के एक साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस डी बाय ए, और डी मेरा अचर पद है। और एक यहाँ एक चीज देख सकते हो कि जिसके भी नीचे मारा सब में ए ही आ रहा है, यानी कि जो सबसे बड़ा, जैसे त्रिघात का सबसे बड़ा 3 घात होगा तो सबसे बड़ा घात वाला आ रहा, यहाँ भी द्विघात का क्या नीचे ए आ रहा है, यानी सबसे बड़ा स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के घात वाला आ रहा। क्लियर। उसके बाद यहाँ फिर ये भी देख लेना कि देखो द्विघात हो या त्रिघात हो या रैखिक हो, सब में पहला जो स्टार्ट हो रहा है माइनस बी बाय ए हो रहा है, ये माइनस बी बाय ए यानी कंफर्म जोड़ने पर माइनस बी बाय ए ही आएगा। अब हमको देखना है बी किसका गुणांक है वो दूसरी, और जब भी आ रहा है माइनस एम आ रहा है। दूसरी बात, जब दूसरा आ रहा है वो सी बाय ए आ रहा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट गुना किए सी बाय, इसमें दो को गुना किए तो भी सी बाय है, और इसमें फिर जो बच गया वो डी बाय। तो यहाँ देख सकते हो एक माइनस वाला, पहला माइनस वाला है, एक क्यूब था तो माइनस वाला आ गया, इसमें 2 गो है तो पहला माइनस तो दूसरा प्लस में आ गया, यहाँ फिर 3 गो है तो पहला माइनस में, सबका पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, फिर तीसरा माइनस में। समझ में आया? और एक चीज थोड़ा यहाँ पर एक चीज और देख लेना थोड़ा सा, मान लिया जाए कोई देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्य अल्फा और बीटा अगर है, अल्फा और बीटा अगर है तो हम एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का ये इसका गुणनखंड भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शून्यक निकलता कैसे है। देख सकते हो x बराबर अल्फा आएगा तब हम कहेंगे कि x अल्फा मतलब इसका क्या शून्यक है, तो इसका मतलब जब अल्फा की धर करेंगे तो x माइनस अल्फा हो जाएगा। उसी तरह बीटा को कब कहेंगे, जब x बराबर बीटा आएगा, तो बीटा जब इधर करेंगे तो x माइनस बीटा, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी कि x माइनस अल्फा से भी भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, और x माइनस बीटा से भाग देंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, या इन दोनों को अगर गुना कर देंगे तो मेरा यही प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। चलो इसको लिख लियो सब। चलो देखना, द्विघात बहुपद के शून्य के गुणनखंड हम जानते हैं। द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तो देखना, अगर हम द्विघात बहुपद के शून्य मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो माइनस बी बाय ए आता है ना, आता है। दूसरी बात, जब गुना करते हैं अल्फा और बीटा को तो सी बाय ए आता है। क्लियर। तो यानी कि अगर हम देखें तो द्विघात बहुपद जो मेरा होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि बी जो है शून्यांकों के योग जो होता है उसका ऋणात्मक मान है ना। तो हम यहाँ बी पर क्या लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा का ऋणात्मक मान, यानी शून्यांकों के योग का ऋणात्मक मान। सी जो है वो शून्यांकों के गुणनफल है, यानी सी शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि हम डायरेक्ट इस तरह से भी रख के लिख सकते हैं। क्लियर। अगला फिर हम देखते हैं कि जब त्रिघात बहुपद होता है तो इसका शून्य 3 गो होता है, अल्फा बीटा और गामा। मेरा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। देख सकते हो ए एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पर बी में जब हम तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या वो माइनस बी बाय ए आता है, माइनस बी बाय ए आता है ना। तो अगर हम एक और माइनस कॉमन ले ले तो माइनस माइनस क्या बी बाय ए हो जाएगा। तो देखो माइनस ए को लिए, अब फिर माइनस ए को, चूंकि इतना का मान अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का निकालेंगे तो माइनस बी बाय ए निकलेगा, तो माइनस माइनस खत्म, तो बी बाय ए होगा ना। और ए देखो कॉमन लिए तो ए कट जाएगा, तो यहाँ प्लस बी बचेगा, यानी इसी के रूप का। और फिर दो करके जब गुना करते हैं तो सी बाय ए आता है, तो सी बाय ए जब आ रहा है तो देखो प्लस ए भी और सी बाय ए, यानी दो करके शून्यंकों का गुणनफल के योगफल होगा, और यहाँ तीनों शून्यंकों का गुणनफल का ऋणात्मक मान होगा। यानी कि हम इस तरह से शब्द में लिखते हैं ए इंटू एक्स क्यू माइनस शून्यंकों का योग, देख सकते हो, का एक्स स्क्वायर प्लस शून्यंकों के दो करके गुणनफलों का योग इंटू एक्स और माइनस शून्यंकों का गुणनफल। कहने का मतलब मान लिया जाए जिसे कि हम देखे थे इससे पहले वाला द्विघात बहुपद में मेरा -1 और 2/7 आया था ना, हमको निकालने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ रखेंगे तो भी मेरा आंसर आएगा। देख सकते हो ये कोई राशि है जो हमको क्या पता नहीं है। क्लियर ना। चलो अब देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2/7 है, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस फिर -1 है और 2/7। समझ में आया। अब देखो ए को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा,
एक एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखो जब हम इस दोनों का लघुत्तम लेंगे यानी -1 + 2/7 का, तो 7 तो -7 + 2 -5/7 आएगा ना। तो -5/7 और एक कहने का मतलब -5/7 ये आया मेरा। और यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2/7। नीचे जो है वो मेरा क्या है, सॉरी ये तीनों में गुना होगा ना, एक देखो सब में गुना है क्योंकि ये सबसे बाहर है। तो अब देखना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो +5/7 एक्स है और -2/7 7a और a। तो इसका मतलब ये जो a है ये मेरा क्या हो जाएगा 7 ही ना। अगर उसे समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर यहाँ भी देख सकते हो, कर सकते हैं। चलो यहाँ देखना फिर अभी तक मेरा ये क्या आया, a एक्स स्क्वायर +5x/7 -2/7 यह है ना। चलो यहाँ लघुत्तम लेंगे 7 होगा, यहाँ कुछ नहीं 1 है तो 1 7 7, तो 7x² प्लस 5x ही रह जाएगा, -2 रहेगा और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ है देख ये है बटे 7। हम ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब शून्यंकों का निकाल रहे हैं, मान निकाल रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा ये 0 होगा, इधर शून्यंकों का योग है। तो देखना ये भागा जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x² प्लस 5x -2, 0 गुना 7 हो जाएगा, भागा जाएगा गुना हो जाएगा। और ये गुना है तो उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, 0 गुना 7 भागा है, 0 से गुना करो या 0 से भाग दोगे 0 हो जाएगा ना। तो 0 हो गया, क्या मेरा 7x² प्लस 5x -2 बहुपद निकल गया मेरा। समझ में आया, लिख लियो ये सब, लिखो। अब हम आगे देखते हैं बहुपदों के संगत आलेख और शून्यंकों का ज्यामितीय प्रदर्शन। यानी कि ज्यामिति में अगर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद है तो किस तरह का होगा और हम कैसे उसे पहचान सकते हैं। तो देखो सबसे पहले नंबर कोई भी बहुपद होगा मेरा, बात करते हैं हम रैखिक बहुपद का, तो वो px के रूप में दिया हुआ रहेगा जिसका व्यापक रूप ax + b है, यही होगा ना। लेकिन हम जानते हैं कि ज्यामिति में x और y दो प्रकार का होता है, x तल और y तल। वैसे 3D ज्यामिति होता है जिसमें एक z तल भी होता है, लेकिन वो मैट्रिक तक का उसका कोई टच नहीं है, ठीक ना। इसलिए हम दो ही वो पढ़ेंगे, x तल और y तल। अब x भी जहाँ पे दोनों x y एक दूसरे को काटता है उसे हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होता है 0 0। और अगर जहाँ पे वो काट रहा है उसके बाईं ओर अब जाएंगे तो अब वो x तल x डैश के रूप में कहलाएगा, किस रूप में, और उसके बाद जो होगा वो निगेटिव मार्क होगा उसका होगा, यानी कि माइनस में होगा, और उसके दाईं ओर वाला x कहलाएगा। उसी तरह y अक्ष जो x अक्ष को जहाँ पे काटा है यानी मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष और नीचे y डैश अक्ष, और ये भी नीचे क्या हो जाएगा ऋणात्मक मान हो जाएगा। क्लियर। हम जानते हैं इसको प्रथम पाद बोलते हैं जिसमें प्लस प्लस दोनों रहता है, इसको द्वितीय पाद यानी सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें माइनस प्लस होता है, इसको तृतीय पाद यानी थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और इसको चतुर्थांश पाद कहते हैं जिसमें प्लस माइनस। चूंकि हम पहले x को लिखते हैं बाद में y को, तो यहाँ पर इधर x प्लस में होगा तो प्लस प्लस, इधर x माइनस में, पहले x लिखेंगे तो पहले माइनस फिर प्लस, यहाँ दोनों माइनस तो माइनस माइनस, इधर पहले x लिखेंगे तो प्लस में x और y में माइनस में है, तो इसलिए ये। क्लियर। अब देखो यहाँ पर तो देखना हमारा दो तल होगा, x तल y तल, यानी कि कुल मिलाकर के 4 क्वाड्रेंट, x डैश y डैश। यहाँ पर देखो मेरा समीकरण में x दिया हुआ है तो इसका मतलब नहीं दिया हुआ है वो क्या है मेरा y। इसका मतलब ये जो है टोटल y के बराबर है, किसके बराबर है, यानी कि px जो होता है वो y के बराबर होता है, px जो होता है वो y के बराबर होता है। और अगर मान लिया जाए इस तरह से देगा तो देखो यहाँ y दिया है ना, तो हम इसको py बोलेंगे, y है तो इसको क्या बोलेंगे py। अब y दिया है इसका मतलब ये x के बराबर होगा, इसका मतलब ये x के बराबर। क्लियर। चलो अब दूसरी बात, रैखिक बहुपद जो होता है
उसका जो भी आलेख होगा वो एक सरल रेखा होगा। वो क्या होगा? पहली बात, वो एक सरल रेखा। दूसरी बात, वो एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बार काटेगा। क्योंकि हम जानते हैं रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है केवल और केवल एक होता है, इसीलिए वो एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बार काटेगा। एक्स है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष को काटेगा और केवल एक बार काटेगा। क्लियर? तो यानी रैखिक बहुपद का आलेख सरल रेखा के रूप में होता है। क्लियर? दूसरा बात, रैखिक बहुपद एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। ठीक ना? रैखिक बहुपद केवल एक अक्ष को एक बिंदु पर, अब वो एक बिंदु प्लस वाला भी हो सकता है और माइनस वाला, जिसका निर्देशांक माइनस बी बाय ए इंटू 0 होगा। क्योंकि हम जानते हैं पहले एक्स होता है तो ये एक्स है और ये मेरा क्या होगा? वाई। क्योंकि एक्स अक्ष को काटेगा इसका मतलब वाई तो 0 ही रहेगा ना। क्लियर हो? अब हम इसी को एक समीकरण से हम देखो जानते हैं शून्यक मेरा एच होता है, मान लेते हैं, तो माइनस बी बाय ए हो रहा है ना, तो इसीलिए कहाँ काटेगा? माइनस बी बाय ए। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर मेरा कोई दिया हुआ है 2x प्लस 5, ये मेरा एक समीकरण है। ठीक ना? तो बताओ इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक क्या होगा? 2x प्लस 5 शून्यक निकाल रहे हैं ना, तो बराबर क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे तो बराबर क्या करेंगे? शून्य को, यानी 0। तो x बराबर क्या होगा? 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2, यानी इसका निर्देशांक जो हो जाएगा -5/2 इंटू 0। ये इसी को काटेगा। अब कैसे वो भी देख सकते हो, क्योंकि इसका शून्य तो केवल एक ही वो निकलेगा। अब मान लेते हैं कि मेरा -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और आगे होगा। देखो -5/2 का आने का मतलब -2.5 होगा। भाग देंगे तो -2.5 नहीं होगा। 2.5 का आने का मतलब 2 और 3 के बीच में होगा माइनस की ओर, तो 2 और 3 के बीच में यानी यहाँ होगा। और y अगर यहाँ काट रहा तो y तो कोई माने नहीं होगा 0। तो यहाँ सब हम कोई भी एक सरल रेखा खींच दें, ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें। चूंकि दूसरा बिंदु सपोज देख यहाँ आता तब नहीं दुइयों हम मिलाते हैं, तो इसमें तो दूसरा बिंदु आएगा ही नहीं। आएगा? एक ही को है ना, तो दूसरा बिंदु आएगा नहीं आएगा। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जब भी होगा क्या होगा? एक सरल रेखा। और दूसरी बात, एक ही बिंदु को काटेगा जो -b/a के रूप में होगा। क्लियर हो? क्लियर हो तो ये नीचे वाला लिख लो और ये भी लिख लेना कि जब x रहेगा तो किसके निर्देशांक में रहेगा? y के। चलो घटना भी
हुआ है दोनों। कल तुम्हारा थ्योरी खत्म हो जाएगा बहुपद का। कब स्टार्ट किए थे? कल ही ना स्टार्ट किए हैं। चलो देखो, अगला मेरा है कि द्विघात बहुपद का आलेख वक्र यानी परवलय। अब परवलय मतलब क्या होता है देखना, अगर इस तरह से है तो हम इसको वृत्त बोलते हैं, लेकिन यही वृत्त अगर इस तरह से रहा, यानी कि अंडा के टाइप का, तो उसे ही हम परवलय बोलते हैं। जिसके दो आमने सामने में क्या है कि इसकी त्रिज्या देखें तो ज्यादा होगा ये दोनों की, जबकि दोनों की कम, तो इसी को हम परवलय बोलते हैं, यानी इसी को हम वक्र बोलते हैं। जो इस तरह से घुरा हुआ रहता है या इस तरह से घुरा रहता है यू के आकार का, उसे हम वक्र बोलते हैं। और जब इसे हम पूरा करते हैं तो परवलय का आकार का हो जाता है। क्लियर ना? तो कहने का मतलब क्या है, द्विघात बहुपद का आलेख वक्र यानी परवलय होता है, जो एक सच को दो बिंदु पर काटती है, और त्रिघात बहुपद का आलेख एक सच को तीन बिंदु पर काटती है। यानी कि जो दो बिंदु पर काटेगा वो द्विघात बहुपद, और जो तीन बिंदु पे काटेगा वो देखना, मान लेते हैं कि कोई आलेख है, इसमें अगर इस तरह से रहे तो एक सच को कितना बिंदु पे काट रहा है? दो बिंदु पे। एक बिंदु पे। ये जो कट रहा है वाई अक्ष है, यहाँ एक सच को काट रहा है तो इसका मतलब एक शून्यक, एक सच को काट रहा है एक बिंदु पे तो इसका मतलब एक शून्यक, और सरल रेखा है, इसका मतलब ये कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद। इससे पता चल गया ना कि रैखिक बहुपद होगा। इसका शून्यक एक बिंदु पर एक सच को काट रहा है तो एक ही होगा। क्लियर ना? उसी तरह अगर इस तरह से कोई रहे और मान लीजिए इस तरह से रहे तो देखो एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, दो बिंदु पे काट रहा है तो द्विघात बहुपद होगा। और ऐसे भी देखो तो ये परवलय का आकार ले रहा है ना, तो परवलय है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद होगा। उसी तरह कोई और रहे इस तरह से तो देखो ये एक यहाँ और एक यहाँ, ये जो काटा हुआ वाई देश है इसको हम नहीं देखेंगे। यहाँ एक्स और ये एक्स को तीन बिंदु पे काट रहा है तो इसका शून्य तीन होगा। क्लियर ना? अब फिर हम आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि देखो ये भी एक सच को कितने बिंदु पे काट रहा है? चार बिंदु पर, तो इसका जो शून्यक होगा वो चार होगा। अगर हम इस तरह से देखें, ये एक सच को दो बिंदु पे काटेगा तो शून्यक दो होगा, लेकिन ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। रीजन क्या है? यहाँ देखो परवलय इस तरह से होता है, जबकि ये इस तरह से भी के, परवलय होने के लिए यू के आकार का चाहिए, जबकि भी के आकार का है ना, तो ये द्विघात बहुपद नहीं, लेकिन शून्य किसका भी कितना होगा? दो होगा। क्लियर हो? उसी तरह मान लिया जाए ये है, ये देखो ये तो मात्र एक ही बिंदु पे काट रहा है, फिर भी ये द्विघात बहुपद है, फिर भी ये द्विघात बहुपद है। और ये चूंकि आकार परवलय का है, तो अब ये रियल में एक नहीं बल्कि दो बिंदु पे काट रहा है, लेकिन दोनों बिंदु एक ही है, 0 0। दोनों बिंदु 0 0 है, और इसे ही हम कहते हैं एक बिंदु, इसे हम कहते हैं एक बिंदु, लेकिन दो संपाती बोलते हैं। दो एक बिंदु लेकिन दो संपाती। रीजन क्या है कि एक ही बिंदु को दो बार यहाँ पर टच हो रहा है, तो एक बिंदु यानी दो संपाती होगा। अब अगला हम देखते हैं, मान लीजिए कोई ये इस तरह से, और ये सॉरी, तो ये भी मेरा क्या होगा? द्विघात बहुपद, चूंकि परवलय है तो द्विघात। और यहाँ टच कर रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, लेकिन दो संपाती ये भी द्विघात बहुपद, लेकिन शून्य किसका? एक होगा, यानी दोनों शून्य एक ही होगा। क्लियर हो ना? चलो अब अगला हम देखते हैं, फिर देखना इधर, ये बहुपद है, ये कौन सा बहुपद होगा? ये ना एक घाती होगा ना द्विघाती होगा, क्योंकि एक सच को कहीं भी नहीं काट रहा है। देख सकते हो ये मेरा एक सच है ना, क्या कहीं भी टच कर रहा है, तो ये कोई भी बहुपद नहीं होगा। क्या समझ में आया? तो 3.1 3.2 खत्म। किताब पढ़ो।